हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 12। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है 11 अक्टूबर 2010, सुबह 6 बजे, 80 घाट बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वह तुरंत ही तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही वॉशरूम में कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया था। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा ही बोली कि पागल हो गई, ऑटो से चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले से ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव पर बैठे, एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक की हुई थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को 2-4 बनारसी गालियाँ भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ में चलने दिया जाए। सर, आप जानते नहीं हैं बाबा को, ये आदमी हैंड पंप है, कितना अंदर है पता नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, पहले भी कई कस्टमर ख़राब कर चुका है। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की ओर देखा। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। वह दोबारा बोला, साहब, जितनी देर भांग पीता है बस उतनी देर होश में रहता है ये बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट से थोड़ी दूर आई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटी बेटा जो मांगना है गंगा जी से मांग लीजिए। चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। यह सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी, दीदी आप अभी से रिटायरमेंट मांगने लगी। यह सुनकर सुदीप ने नाव में पड़ा एक कंकड़ गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ। यह बोलकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की हैं। वह बोला, दीदी आप भी सच्चे मन से कुछ भी मांग लीजिए, गंगा मैया सदियों से सब दे रही हैं। उधर बाबा यह सब कुछ देख कर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये धूम धड़क्कड़ साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा, मौकूफ हुआ जब अन्न और जल, घर बार अटारी चौपारी क्या खासा तनसुख है मसलन, क्या चिलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मगन हो गए थे जैसे भोले बाबा से सीधा कनेक्ट हो गए हों। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तब चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीर दास का है ना? बाबा गुस्सा होते हुए बोले, नाजीर अकबरबादी नाम का बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुझमें मुझमें इस लड़के में सबके अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ ना कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतरकर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपये कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने मजीरा बजाया और सुदीप के कान के पास आकर धीरे से बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो, जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा।
तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर यह पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर से रेत में मिल जाने के हज़ारों मतलब हो सकते हैं। जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत ही बन जाएगा, रेत जिसमें बैठकर लोग ज़िंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब भी नहीं मिला था। नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलता है, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप कुछ नहीं बोला। चित्रा ने भी यही बात कही, तुम पागल हो क्या, कोई पैसे ऐसे उड़ाता है, इससे अच्छा तो किसी अनाथालय में पैसे दे देते। चित्रा यार प्लीज़। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक से उग चुका था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया कि करीब 7:30 बज चुके हैं, थोड़ी देर हो गई। सुदीप बोला, बनारस में किसी बात के लिए कभी देर नहीं होती। चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा। देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए। छोड़ो यार, तुम भी कहाँ इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए। नहीं बताना। अरे बताओ। बोला तो नहीं बताना। ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हों, मेरी किताबें लाखों में बिकें, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आए मेरी, न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट चित्रा पाठक को कोई अवॉइड नहीं कर पाए। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस पेज 3 सेलिब्रिटी होना चाहती हैं आप? हाँ, ऐसा ही समझ लो। इसमें रोने की क्या बात है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से एक किताब पूरी नहीं कर पाई। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें, तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी, तो भूल तो नहीं जाओगी ना, सुदीप ने कहा। वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। चित्रा और सुदीप ठहाकर हंस पड़े। नाव थोड़ी देर तक घाटों के पास होते हुए वहीं लौट आई जहाँ से शुरू हुई थी। घाट आ चुका था। चलो कुल्हड़ वाली चाय पिलवाओ, एक भी पैसे नहीं हैं जेब में। चित्रा ने 2 कुल्हड़ चाय ली और वहीं सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। चित्रा अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय को ख़त्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्दी ख़त्म हो जाती है। हाँ, छुट्टियाँ भी। तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों से मिलता रहेगा। हाँ पक्का। तुम भी अपनी किताब ख़त्म करना तो बताना। पक्का बताऊंगी। कब मुलाकात होगी अब? सुदीप ने पूछा। सुदीप ने यह सवाल क्यों पूछा होगा, इसकी एक ही वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया नहीं होता तो शायद वह यह सवाल नहीं पूछता। कुछ भी हो, अगर कोई लड़का किसी लड़की के सामने रो देता है तो वह सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है। लड़कियों के साथ भी शायद ऐसा होता है। थैंक यू।